हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है आई एम नॉट अ रोबोट। तो गाइस, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी किम मिन क्यू नाम के एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसे एक अजीब तरह की बीमारी है। जब भी वो किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आता है तो उसके पूरे शरीर पर भयानक रैशेस होने लगते हैं और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी तो वो बेहोश होने के साथ साथ मर भी सकता है। मिनक्यू की ख्वाहिश है एक गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन उसकी इस बीमारी की वजह से वो किसी भी लड़की से कांटेक्ट नहीं कर सकता और इसी कारण से उसने खुद को पिछले 15 सालों से अपने घर में आइसोलेट किया हुआ है। उसका पर्सनल डॉक्टर मिस्टर ओ एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए एक दिन वो मिनक्यू को अपने इस तरह के अकेले जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और उसे एक स्मार्ट वॉच देता है जो उसके एलर्जी की कंडीशन पर नजर रखने के लिए रंगों का उपयोग करती है। ब्लू यानी कि नॉर्मल, येलो का मतलब है हल्का रिएक्शन, ऑरेंज का मतलब है मिनक्यू को सांस लेने में दिक्कत और रेड कलर यानी कि वो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है। एक ऐसे सिचुएशन जिसका अनुभव उसे आज तक कभी नहीं हुआ। एक दिन प्रोफेसर होंग नाम का एक साइंटिस्ट मिनक्यू से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे इंटेलिजेंट रोबोट बनाया है जो मिनक्यू को उसके घर के कामों में मदद करने में सक्षम है। इसके अलावा वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए मिनक्यू को उसे किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा। और मिस्टर होंग उस रोबोट की कॉस्ट 100 बिलियन वॉन बताता है। मिनक्यू को शुरू में ये कोई स्कैम लगता है, लेकिन फिर भी वो होंग से मिलने उनके लैब में पहुँचता है और वहाँ जाते ही एक बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में एक रोबोट उसका स्वागत करती है। वो अपने आप को श्री बताती है जो कि प्रोफेसर होंग द्वारा बनाया गया सबसे एडवांस एआई रोबोट है। उस रोबोट को देखकर मिनक्यू हैरान रह गया और जब जब उसने उसे टच किया तब भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई और प्रोफेसर होंग की इस डिस्कवरी से खुश होकर मिनक्यू उस रोबोट AG3 को खरीदने के लिए वो तैयार हो जाता है और साथ ही उसने प्रोफेसर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का फैसला भी किया। लेकिन इससे पहले वो उस रोबोट को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उस रात लैब में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रोफेसर होंग की टीम के मेंबर्स में से एक AG3 की कोर प्रोसेसर में अजीब तरह से सोडा की एक बूंद गिरा देता है, इस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये देखकर प्रोफेसर और बाकी टीम मेंबर्स टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर उन्होंने अगले दिन तक AG3 की डिलीवरी मिनक्यू को नहीं की तो उनका सौदा कैंसिल भी हो सकता है और अब प्रोफेसर को कोई नया प्लान सोचना होगा। होंग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया की याद आती है जो कि उस रोबोट AG3 का प्रोटोटाइप है, यानी कि होंग ने उस रोबोट को बिल्कुल जिया की तरह ही बनाया था और इसलिए वो उससे मिलने जाता है। जिया से मिलने पर होंग को पता चलता है कि जिया को पैसों की जरूरत है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए रोबोट G3 बनने के लिए मान जाती है तो वो उससे 10 मिलियन वॉन देगा। हालांकि जिया होंग की मदद तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे पैसों की जरूरत भी थी और इसलिए वो इस ऑफर के लिए तैयार हो गई। इसके बाद प्रोफेसर वोंग जिया को उसकी लैब में ले गए और उसे वो रोबोट दिखाया। फिर सभी टीम मेंबर्स एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने जिया को A3 के जैसा बनाने का काम शुरू किया। वो लोग उसकी बॉडी पर एक कवच फिट करते हैं, उसे नई विग पहनाते हैं और उसे कॉन्टेक्ट लेंस भी देते हैं जो कि असल में कैमरा की तरह काम करते हैं, जिससे कि प्रोफेसर और उसकी टीम वहाँ होने वाली चीजें देख सके। इसके अलावा वो उसकी मदद से जिया को मैसेज भी भेज सकते हैं जो जिया को उन लेंस की मदद से मिल सकते हैं। अगले दिन जिया को मिनक्यू के घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही मिनक्यू ने बॉक्स ओपन किया जिया चौंक कर उछल पड़ी। इससे ये पता चलता है कि वो मिनक्यू से पहले भी मिल चुकी थी जब वो फूड डिलीवरी वर्क करती थी और मिनक्यू के साथ उसकी पहली मुलाकात काफी खराब रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि मिनक्यू उसे बिना पैसे दिए ही जा रहा था, जबकि असल बात तो ये थी कि वो जिया के संपर्क में आना नहीं चाहता था। जिया के पीछे खिसकने पर मिनक्यू ने जल्दी से प्रोफेसर को कॉल किया और पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस पर प्रोफेसर ने कह दिया कि AG3 रोबोट में 2 मोड्स हैं, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो प्रोफेशनली बिहेव करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वो एक असली इंसान की तरह रिएक्ट करती है। प्रोफेसर ने बताया कि ये रोबोट अभी फ्रेंड मोड पर है, लेकिन उसके पीछे लगे बटन की मदद से उसे ऑपरेशनल
प्रोफेशनल मोड में चेंज किया जा सकता है। मिनक्यू ने बड़ी ही आसानी से प्रोफेसर की बात मान ली और रोबोट की गर्दन के पीछे मौजूद उस बटन को प्रेस कर दिया। जिया जब थोड़ी नॉर्मल हुई तब मिनक्यू ने उसकी IQ का टेस्ट लेने का फैसला किया, लेकिन उसी समय ऐप की पावर कट हो गई और जिया ने AG3 से अपना कनेक्शन खो दिया। अब उसे ही मिनक्यू के टेस्ट को क्लियर करना था, लेकिन उसका IQ तो बहुत कम था। सबसे पहले जिया को एक बॉक्स को अनलॉक करने के लिए कहा गया, जिसका पासवर्ड उसे तब मिलेगा जब वो एक मैथ के सवाल को हल करेगी, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। अब सीधी सी बात है कि जिया को कैलकुलस तो नहीं आता था, तो वो उस बॉक्स को तोड़कर ओपन कर देती है। ये देखकर मिनक्यू चौंक जाता है। फिर उसे एक अंडे को 10 सेकंड में छीनने के लिए कहा जाता है। उसे वो इजिली कर लेती है क्योंकि वो पहले रेस्टोरेंट में काम कर चुकी है। इन सब से मिनक्यू काफी प्रभावित होता है और उसने उस रोबोट के दिमाग और क्रिएटिविटी की भी काफी तारीफ की। जिया, जिसे आज तक कभी तारीफ नहीं मिली थी, वो भी काफी खुश हुई और इस तरफ लैब की इलेक्ट्रिसिटी फिर से आ गई। लेकिन जब वो जिया के लेंस से कनेक्ट हुए तो वहाँ पर देखकर हैरान रह गए कि जिया मिन के ऊपर चिल्ला रही है। जिया उसे बुरी तरह से डांट रही थी। तब ये पता चला कि जिया उस पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वो लगातार जिया के चेस्ट को घूर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उस रोबोट का चेस्ट कल से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था और मिनक्यू उस रोबोट को ओपन करके उसकी बैटरी पैक को चेक करना चाहता था। इसलिए उसने उसके हाथों को जिया के चेस्ट की तरफ भी बढ़ाया था। इधर प्रोफेसर के डर के मारे हालत खराब हो गई और जब मिनक्यू ने उसे कॉल किया तो वो काफी घबरा गया। वो उससे कहता है कि आखिर तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मिनक्यू ने कॉल पर कहा। लेकिन अगले ही पल प्रोफेसर ने राहत की सांस ली जब मिनक्यू ने उसे रोबोट में चीप बैटरीज लगाने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से AG3 का चेस्ट फूल गया। ये सुनकर प्रोफेसर एक सेकंड के लिए सुन्न हो गया और उसने झूठ बोला कि वो AG3 की बैटरीज अपग्रेड कर देगा। इसके अलावा प्रोफेसर ने मिनक्यू से उसके चेस्ट को ना छूने के लिए कहा। कॉल कट होने के बाद मिनक्यू अपनी दवाई लेने के लिए बढ़ा, लेकिन अचानक उसका दम घुटने लगा। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन किस्मत से वहाँ पर जिया आ गई और उसने मिनक्यू की पीठ थपथपाते हुए उसकी मदद की। फिर होश में आने के बाद मिनक्यू ने उस रोबोट को बहुत ही सरप्राइजिंगली देखा और पूछा कि उसके कोई ऑर्डर ना देने के बावजूद भी उसने उसकी मदद क्यों की। इस पर जिया ने कहा कि वो इस तरह की काफी चीजें कर सकती है। इसके बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, लेकिन इससे मिनक्यू को किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और फिर दिन खत्म होने के बाद जिया को फिर से लैब में ले जाया गया। प्रोफेसर होंग जिया को डांटता है क्योंकि उसका भांडा फूटने ही वाला था, लेकिन जिया को लग रहा था कि उसने बहुत अच्छी तरह से सारा काम संभाल लिया। और क्योंकि होंग ने उसकी तारीफ नहीं की, इसलिए वो गुस्सा होते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को एक और खराब न्यूज मिली कि उन्होंने A3 को रिपेयर करने के लिए जो स्पेशल पॉट्स मंगवाए थे वो गलती से अफ्रीका डिलीवर हो गए और उनके पास पहुंचने में अब कुछ हफ्तों का समय और लग जाएगा। और उसी वक्त मिनक्यू ने प्रोफेसर को कॉल करके उसे बताया कि वो A3 को अगले 1 महीने के लिए रखना चाहता है। वो उस रोबोट को अच्छी तरह से समझने और रोबोट को उसके हिसाब से चलाना सीखना चाहता है। अब कोई भी रास्ता ना पाते हुए प्रोफेसर एक बार फिर जिया को कॉल करके अगले कुछ हफ्तों के लिए उसे रोबोट बन के रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस बार वो जिया की तारीफ करता हुआ उसको ज्यादा पैसे देने की बात भी करता है, जिससे जिया फाइनली मान जाती है। इसके बाद प्रोफेसर समझाता है कि अब से जब तक AG3 ठीक नहीं हो जाती, जिया को मिनक्यू के घर पर ही रहकर सारा काम करना होगा और हर रात को फिर से चार्ज होने का बहाना लेके लैब में आना होगा। लेकिन अगले ही दिन मिनक्यू के घर पर काम करते समय अचानक जिया का पेट खराब हो गया और वो गलती से फार्ट कर देती है। मिनक्यू जब उसे आवाज के बारे में पूछता है तो जिया कहती है कि मास्टर आपने ही फार्ट किया है। स्मेल पूरे घर में फैलने लगती है और जिया ने मिनक्यू को अपने कपड़े बदलने का सुझाव दिया। हालांकि मिनक्यू कंफ्यूज था क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। और मिनक्यू के जाने के बाद जिया जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। इधर मिनक्यू वापस आकर देखता है कि रोबोट वहाँ पर नहीं है। उसने रोबोट को पूरे घर में ढूंढा और वो देखता है कि वो रोबोट उसके महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल उसके टॉयलेट में कर रही है। जिया टॉयलेट को क्लीन करने का दिखावा करती है, लेकिन मिनक्यू को उस पर भरोसा नहीं था क्योंकि रोबोट तो पानी को टच भी नहीं कर सकते। वो झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस AI रोबोट है जो बर्तन धोने में भी माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तो वो देखता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ गया है और वो उसे छूने की कोशिश करता है। साबुन पर उसका पैर लगता है और वो फिसल जाता है। उसी वक्त जिया मिनक्यू की
तरफ दौड़ती है, लेकिन वो उसे बचाने के बजाय उस परफ्यूम को पकड़ लेती है और इस वजह से वो सीधा मिनक्यू के ऊपर गिरती है और उसके कवच की वजह से मिनक्यू के रिब्स में चोट लग जाती है। फिर शाम को जब जिया सफाई कर रही थी तब वो गलती से मिनक्यू द्वारा बनाए गए ताश का किला तोड़ देती है, जो मिनक्यू ने पिछले 15 सालों से संभाल कर रखा हुआ था। और ये देखकर मिनक्यू गुस्से में चिल्ला उठता है, लेकिन वो जिया को कुछ कह पाता। जिया ने बहाना बना दिया कि उसकी बैटरी 5% ही बची है और वो स्टैंड बाय मोड पर चली गई। फिर बाद में मिनक्यू प्रोफेसर से मिला और उसे बताया कि वो उस रोबोट की गलतियों से बहुत परेशान हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर मिनक्यू से उस रोबोट को थोड़ा और सीखने के लिए वक्त देने की बात कहता है और मिनक्यू ने प्रोफेसर की बात मान ली। अगले दिन मिनक्यू किसी से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हुआ और उसने जिया को बाहर आने से मना कर दिया। वो अपनी फर्स्ट लव रियल से मिला, लेकिन मिनक्यू की एक्साइटमेंट तब मुसीबत में बदल गई जब रियल ने उसके शोल्डर को टच कर दिया। मिनक्यू अपने फेस के एक्सप्रेशन वैसे ही रखता हुआ रियल से उसके शरीर के रैशेज छुपाने की कोशिश करता है और वो एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाता हुआ जल्दी से घर के अंदर भागता है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में रखी हुई दवाई के इंजेक्शन के पास पहुंचता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था इसलिए वो उस इंजेक्शन को उठा नहीं पाता। उसी वक्त जिया ने उसे देख लिया। मिनक्यू जमीन पर गिरा हुआ था और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसी वक्त हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिनक्यू के लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो समय जब मिनक्यू को इस तरह की कोई एलर्जी नहीं थी। जब छोटे मिनक्यू ने ताश के पत्तों से पहली बार घर बनाया तो उसके माता पिता ने उसकी बहुत तारीफ की और जब वो घर टूट गया तब उसके पिता ने उसे ताश का खेल दिखाकर खुश कर दिया। दूसरी रात में सभी लोग मिनक्यू के बर्थडे पार्टी में इकट्ठे हुए और पार्टी से वापस आते वक्त मिनक्यू अपने माता पिता के साथ बहुत खुश लग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जब उसके पिता ने उसकी कार की खिड़की को नीचे किया कि तभी एक बैलून इसके चेहरे के सामने आ गया, जिस वजह से उनकी कार सामने से आते हुए एक ट्रक की तरफ बढ़ गई। अगले सीन में मिनक्यू हॉस्पिटल में उठा और अपने माता पिता के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो दोनों उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस दिन मिनक्यू के काफी सारे रिश्तेदार उससे मिलने आए और उसे गोद लेने की बात भी कही, लेकिन उनका असली मकसद मिनक्यू के पिता की दौलत लेना था। लेकिन जब मिनक्यू बाथरूम में गया और अपनी पॉकेट चेक करी तो उसमें एक पेपर था जिस पर लिखा हुआ था कि किसी भी पेपर पर साइन मत करना। फिर कुछ दिनों बाद मिनक्यू का एक दोस्त योजुल उसके पास आया और उसे अडॉप्शन पेपर दिए। योजुल ने कहा कि उसके पिता ने उसे भेजा है और वो इस बात से खुश है कि मिनक्यू अब उसका भाई बनने वाला है। मिनक्यू थोड़ी देर सोचते हुए फिर उन अडॉप्शन पेपर्स पर साइन कर देता है। योजुल ये देखकर हैरान होता है और वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जब मिनक्यू ने नीचे देखा तो वो देखता है कि योजुल का हाथ अचानक एक अजीब जानवर के हाथ जैसा हो गया था और ये देखकर वो बहुत डरा हुआ था। मिनक्यू चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया और उसके हाथ पर जहाँ योजुल ने टच किया था वहाँ अजीब तरह के रैशेस भी हो गए थे। इधर योजुल अपने पिता के पास गया और उन्हें वो अडॉप्शन पेपर देते हुए बोला कि उनका काम हो गया, लेकिन जब उसके पिता ने उन पेपर्स का आखिरी पेज देखा तो उस पर मिनक्यू ने अपने सिग्नेचर की जगह उनके लिए गाली लिखी हुई थी। ये देखकर उन्हें रियलाइज हो गया कि मिनक्यू अकेले ही रहना चाहता है। इस तरफ मिनक्यू अपनी बड़ी और खाली घर में आ गया और उस दिन से लेकर आज तक वो इंसानों से दूर ही रहा और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि सभी लोगों ने उसको धोखा दिया, इसलिए वो सभी इंसानों से दूर ही रहने लगा, जिस वजह से उसे ये एलर्जी हो गई और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ एलर्जी भी बढ़ती गई और इसके बारे में उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। फिर कहानी प्रिजन में आती है जहाँ पर मिनक्यू एकदम से जागता है और अपने पास जिया को देखता है। उसने जिया से कहा कि उसने सपना देखा कि लोग उसकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं और वो यही देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी में था कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है और उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है। फिर वो जिया के गालों को सहलाता है क्योंकि जिया ने उसे इंजेक्शन देकर उसकी जान बचाई। जैसे जैसे उनका रिश्ता और गहरा होता गया वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और एक दूसरे के करीब भी आ गए। फिर एक दिन मिनक्यू रियल के साथ डेट पर जिया को भी अपने साथ ले गया, लेकिन वो डेट कुछ खास अच्छी नहीं रही और जब रियल जाने के लिए खड़ी हुई तो उसने मिनक्यू से दोस्त के नाते हाथ मिलाने की बात कही। मिनक्यू ने बेमन से उससे हाथ मिलाया जिसकी वजह से उसकी एलर्जी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने अपनी दवाई का इंजेक्शन हाथ में लिया, लेकिन वो दो बातों के बीच में आकर सोचने लगा कि वो ये इंजेक्शन ले या फिर नहीं, क्योंकि वो इस तरह
तरह की जिंदगी जीते जीते अब थक चुका था। उसी वक्त उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगी और उसने आखिरकार उस सिरिंज को गिरा दिया। किस्मत से जिया वहाँ पर आ गई और मिनक्यू फिर से अपने होश में आने लग गया। वो उसके पास में आकर बैठ गई और जब मिनक्यू ने उसकी तरफ देखा तभी उसकी एलर्जी का रिएक्शन कम होने लगा और स्मार्ट वॉच भी नॉर्मल शो करने लगी। और पहली बार मिनक्यू बिना वो इंजेक्शन लिए पूरी तरह से ठीक हो गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे थे तभी मिनक्यू एक आदमी से टकरा गया और नीचे गिर गया। तभी उस आदमी ने जल्दी से मिनक्यू को संभाला ये देखने के लिए कि वो ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि उस आदमी को टच करने के बाद भी उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। ये देखकर उसने अपने आप को टेस्ट करने के लिए भीड़ वाली जगह पर जाने का फैसला किया और वो चीजें की जो उसने पिछले 15 सालों से अवॉइड की थी। बाद में जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं कि एक बच्चा मिनक्यू का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं होता और फिर दोनों बाहर हो रहा एक प्रोग्राम देखने के लिए भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां मिनक्यू के पास वाला आदमी एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़कर उछल पड़ता है। लेकिन तब भी मिनक्यू की वॉच में सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। ये देखकर मिनक्यू की आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा कि वो आखिरकार ठीक हो ही गया। इसके बाद वो एक शांत जगह पर गया और उसने अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर ओ को ये बताने लगा कि वो ठीक हो गया है तभी एक राहगीर उससे टकराता है और तभी उसका मॉनिटर जोर से बीप करने लगता है। उसी वक्त जिया हमिन को भी भीड़ में तलाशती है और जब वो उसे देखती है तब अचानक से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसके शरीर से रैशेस भी गायब होने लगते हैं। मिनक्यू चौंक जाता है और जिया की तरफ देखता है और तभी एक कपल उन दोनों के सामने आ गया, जिस वजह से मिनक्यू जिया को नहीं देख पा रहा था और उस वक्त उसके रैशेस फिर से आने लग गए। तब डॉक्टर ओ ने उससे पूछा कि क्या कोई है जो उसके आसपास है। मिनक्यू ने कहा कि हाँ कोई है जो उसके साथ है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे रैशेस गायब हो जाते हैं और जब मैं उसे नहीं देख पाता तो रैशेस फिर से आ जाते हैं। इस तरफ जिया मिनक्यू को देखकर मुस्कुराती हुई हाथ हिलाती है और मिनक्यू आंखों में आंसू लिए कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है। कॉल कट होने के बाद मिनक्यू जिया को गले लगाता हुआ कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ हो और वो उससे वादा करता है कि वो उसके लिए दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली बैटरीज लेकर आएगा और साथ ही वो कहता है कि मेरे मरते दम तक तुम मेरे साथ ही रहना और तुम मेरा सबसे कीमती खजाना हो। जिया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और उनके आसपास के लोग उन दोनों के लिए चीयर कर रहे थे। तब मिनक्यू जिया की फोरहेड पर किस करता है। घर आने के बाद मिनक्यू डॉक्टर ओ को बताता है कि बाहर काफी सारे लोगों के संपर्क में आने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़े से मिरर के सामने खड़ा होकर डॉक्टर को दिखाता भी है। डॉक्टर ये देखकर हैरान था कि इतने सालों में पहली बार किसी इंसान के संपर्क में आने के बाद भी मिनक्यू को इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो रोबोट उसके साथ है और उन्होंने इसे एक चमत्कार कहा। बाद में डॉक्टर ओ ने मिनक्यू से उन सभी बातों की लिस्ट बनाने को कहा जो उसके साथ तब हुई जब वो रोबोट उसके पास आई, ताकि वो ये पता लगा सके कि मिनक्यू अब पूरी तरह से सही हो चुका है। और अगले कुछ हफ्तों तक मिनक्यू ने ऐसा ही किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान उससे संपर्क में आने के बाद भी मिनक्यू तब तक सही था जब तक वो रोबोट जिया उसके साथ थी और इसीलिए वो जिया को हर उस जगह पे ले जाने लगा जहाँ पर वो गया और जिया अब उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गई। इस वक्त में A3 रोबोट भी ठीक हो चुकी थी। हालांकि वो सही से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी और अच्छे से काम करने के लिए उसे थोड़े और वक्त की जरूरत थी और प्रोफेसर होंग ने बताया कि A3 सिर्फ कुछ ही दिनों में बिल्कुल अच्छे से काम करने लग जाएगी। इस तरफ जिया जो अपनी इस नई लाइफ में काफी खुश थी, इस न्यूज को सुनकर वो थोड़ी उदास हो गई। एक दिन मिनक्यू जिया को एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ उसे एक अलग टेबल पर बिठाया। फिर वो रियल और उसके पिता से मिला और जब वो तीनों आपस में बात कर रहे थे तब जिया उन तीनों को देखकर थोड़ी दुखी लग रही थी। थोड़ी देर बाद मिनक्यू उसे लेने आया, लेकिन जिया ने उसे इग्नोर किया और खुद ही उठकर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। मिनक्यू बिल्कुल सेफ था जब जिया उसके पास होती, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन जब वो अकेला था तब वो उसकी कार में फ्यूल डलवाने गया और पेमेंट करने के लिए उसने उसकी कार की डिग्गी को ओपन किया और जब उस आदमी ने मिनक्यू का कार्ड वापस किया तब मिनक्यू की एक उंगली उस आदमी के हाथ से छू गई, लेकिन उसका इस बात पर कोई ध्यान नहीं गया और वो चुपचाप वहाँ से कार लेकर निकल गया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसे जब ये बात रियलाइज हुई कि उसने उस आदमी के हाथ को टच किया तो उसने जल्दी से अपने आप को चेक किया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उससे कुछ भी नहीं हुआ था और उसकी स्मार्ट वॉच भी
सब कुछ नॉर्मल ही शो कर रही थी। तो फिर वो अपनी पर्सनल डॉक्टर से मिलने जाता है और हॉस्पिटल में पहुंचने पर मिनक्यू सबसे पहले डॉक्टर ओ को गले लगाता हुआ उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने इतने सालों तक मिनक्यू की मदद की, और उन्हें ये भी दिखाता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मिनक्यू को खुश रख रही है, और मिनक्यू ने जवाब दिया कि वो फाइनली जान गया है कि प्यार क्या होता है। और जैसा कि अंदाजा था, डॉक्टर वो सोचते हैं कि मिनक्यू रियल के बारे में बात कर रहा है, और वो उसे कहते हैं कि उससे रोबोट ए3 का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन वो मिनक्यू को सुझाव देते हैं कि उसे अब ए3 को फिर से भेज देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से मिनक्यू उस रोबोट से काफी ज्यादा अटैच हो गया था, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि ए3 मिनक्यू के पिछले 15 सालों में पहली दोस्त थी, और क्योंकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था तो अब उसे एक रोबोट की जरूरत नहीं बल्कि किसी इंसान की जरूरत है। मिनक्यू ने डॉक्टर की इस बात का विरोध किया और कहा कि ये सब ए3 की वजह से ही हुआ है, लेकिन डॉक्टर ओ इस चीज को मिनक्यू का वहम मानते हैं और वो मिनक्यू से उस इंसान के साथ समय बिताने के लिए कहते हैं जिससे वो असलियत में प्यार करता है। फिर शाम को उदास मिनक्यू प्रोफेसर होंग के पास जाता है और उसे बताता है कि वो रोबोट ए3 से प्यार करने लगा है। होंग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि मिनक्यू ने पिछले 15 सालों में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया है, और ए3 मिनक्यू के ठीक होने का कारण भी है। मिनक्यू तब दावा करता है कि ए3 उसे असलियत में जीवित महसूस कराती है। इस पर होंग उसे याद दिलाता है कि वो लोग एक रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। ये सुनकर मिनक्यू ने कहा कि वो पागल हो रहा है और आंखों में आंसू लिए होंग से उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन होंग मिनक्यू के पास आता है और वो उसे बताता है कि एक रास्ता जरूर है, अगर वो ए3 को रीसेट कर देते हैं तो वो उसके पास्ट को सब कुछ भूल जाएगी, जिससे मिनक्यू को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये सुनकर मिनक्यू दुखी हो गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद जिया को भी इस बात का पता चला और फिर दुखी मन से उसने आखिरी बार ए3 का रूप लिया। अगली बार जब हमने उसे देखा तो वो मिनक्यू के घर पे खड़ी थी और बाहर बर्फ गिर रही थी। फिर मिनक्यू आखिरी बार उसे बाहर घुमाने ले गया और फिर घर के अंदर लाया। लास्ट में उन्होंने एक दूसरे का सामना किया और मिनक्यू ने उससे कहा कि उसने मिनक्यू को वो लाइफ दी है जो वो पिछले 15 सालों में नहीं जी पाया। इसके बाद मिनक्यू ने जिया को थैंक यू किया कि वो उसकी दोस्त बनी और उसी की वजह से वो ठीक हो सका, और साथ ही उसने उससे माफी भी मांगी। जिया भी यहाँ पर अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो खुश भी थी और साथ ही शर्मिंदा भी, और वो ये भी उम्मीद कर रही थी कि मिनक्यू आने वाले दिनों में खुश रहे। मिनक्यू जिया की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरती है। फिर वो ए3 को ऑपरेशनल मोड में आने का ऑर्डर देता है। इसके बाद उसने कहा कि वो उसे रीसेट करने वाला है। जिया तब मिनक्यू को याद दिलाती है कि उन दोनों की सभी यादें हमेशा के लिए डिलीट होने वाली है। बावजूद इसके मिनक्यू आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन रीसेट बटन को दबाने के पहले वो अपनी माँ का नेकलेस लाकर उसे जिया के गले में पहना देता है। फिर वो उसे प्यार से देखता हुआ उस बटन को प्रेस करने से पहले एक आखिरी मैसेज बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जिया रीसेट के लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू करती है और मिनक्यू आंखों में आंसू लिए उसे कसकर पकड़ लेता है, और जैसे ही जिया गिनती पूरी करती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त लैब में ए3 रिपोर्ट करती है कि मिनक्यू वाला फोल्डर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। उस रात मिनक्यू और जिया अपने अपने घर पर सोते वक्त बहुत रोते हैं। जिया तो इतना रोई कि अगली सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और अभी तक उसने मिनक्यू के द्वारा दिया हुआ नेकलेस भी पहना हुआ था। वो दोनों उनकी लाइफ में आगे बढ़ गए थे, जहाँ पर जिया अपनी दादी के पास अपने घर चली गई, वहीं मिनक्यू रियल के साथ अपनी शादी की तैयारी करने में लग गया। एक दिन मिनक्यू ट्रेन में सफर कर रहा था, वहीं उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी, जिसे देखकर मिनक्यू को लगा कि वो उसकी एक्स रोबोट है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए थे, पर दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। जिया को सख्त निर्देश मिले हुए थे कि वो मिनक्यू से कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। वहीं मिनक्यू इस सोच में था कि वो असल में रोबोट है या फिर कोई इंसान। मिनक्यू उसी वक्त प्रोफेसर होंग को कॉल करके उनसे पूछता है कि उन्होंने ए3 का फेस कैसे बनाया। होंग ने जवाब दिया कि उसने वो रोबोट एक इंसान को देखकर बनाया जिसे वो पहले से जानता था, और वो रोबोट उसी इंसान के चेहरे, उसके बिहेवियर और उसकी आदतों से मिलता जुलता है। मिनक्यू पूछता है कि क्या उस इंसान से वो बात कर सकता है।
इस पर होंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन अच्छा यही होगा कि वो उस इंसान से बात नहीं करे ताकि उन दोनों में चीजें अजीब ना हो। इसके बावजूद भी मिन क्यू जिया का पीछा करता है और उसकी दादी की शॉप तक पहुंचकर उससे बात करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि वो अभी बिजी है। पर जिद्दी मिन क्यू वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करता है और उसी वक्त जिया जल्दी से किचन में भाग कर गई और उसने वो नेकलेस प्लेट के बीच में छुपा दिया। घंटों बीत गए लेकिन मिन क्यू वहाँ से हिला तक नहीं, इसलिए जिया उसके साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो गई और उसने उससे बताया कि 4 साल पहले उसने प्रोफेसर होंग से एक रोबोट का मॉडल बनने के लिए पैसे लिए थे। मिन क्यू उससे और भी कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन जिया उसे वहाँ से भगा देती है। वो कहती है कि अगर वो वहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। उसी वक्त मिन क्यू बड़ी ही चालाकी से जिया की दादी से पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई कमरा खाली है और दादी ने भी हाँ करते हुए मिन क्यू को वहाँ पर रात गुजारने की परमिशन दे दी। ये देखकर जिया थोड़ी डर गई। अगले कुछ दिनों में वो दादी के साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है जिससे जिया का ध्यान भी उसकी तरफ खिंचता है और उसे उसके साथ बिताए हुए पुराने दिन भी याद आते हैं। एक दिन शाम को दादी जिया को उनके वेयर हाउस से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था इसलिए वो मिन क्यू को उसके साथ जाने के लिए भी कहती है और बेमन से जिया मिन क्यू को अपने साथ ले जाती है। वेयर हाउस तक जाते समय वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बीते दिन याद करते हैं। थोड़ी देर बाद जिया और मिन क्यू आपस में बातें करने लगे और बातें करते करते वेयर हाउस पर पहुंचे, लेकिन जब वो उस वेयर हाउस में से जरूरत का सामान ले रहे थे तभी अचानक किसी ने वहाँ का दरवाजा लॉक कर दिया, जिसे नहीं पता था कि वेयर हाउस में अभी भी कोई मौजूद है और कोई रास्ता ना बचने पर उन दोनों को वेयर हाउस में ही रात गुजारनी पड़ी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए। अगले दिन जब उस वेयर हाउस का दरवाजा खुला तो हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। फिर वो दोनों फिर से दादी की शॉप पर आ गए और उन्होंने खाना बनाने में मदद करी। एक बार तो मिन क्यू को वो नेकलेस दिखने ही वाला था लेकिन अगले ही पल जिया ने उसे फिर से कहीं पर छिपा दिया। अगले दिन मिन क्यू फिर से उसी रेस्टोरेंट पर गया लेकिन उसे पता चला कि जिया तो वहाँ से जा चुकी है। फिर दुखी मिन क्यू ने जिया को सब तरफ ढूंढा और फाइनली वो उसे नदी के किनारे पर बैठी मिली। मिन क्यू को देखते ही जिया ने वो नेकलेस छुपा लिया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिन क्यू ने वो नेकलेस देख लिया था और वो KG3 के साथ बिताए दिनों को याद करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी एलर्जी फिर से आ गई और उसकी वॉच का सिग्नल भी रेड शो करने लगा जैसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और अब लास्ट में वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम थे। मिन क्यू की एलर्जी का इलाज दूसरे लोगों पर भरोसा करना था, लेकिन ये देखकर मिन क्यू को फील हुआ कि जो इंसान उसके सबसे ज्यादा करीब था उसी ने उसे धोखा दिया और उसी वक्त मिन क्यू की एलर्जी शुरू हो गई और वो जमीन पर गिर गया। बेचारी जिया मिन क्यू को इस हालत में देखकर घबरा गई, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर होंग अपने साथियों के साथ पहुँच गए और मिन क्यू को दवाई का इंजेक्शन लगाया और उसे जल्दी से उसके घर पर ले आए, जहाँ पर उसे आइसोलेशन में रखा गया। जिया मिन क्यू को सब कुछ सच बताने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उसके डॉक्टर ने उसे उससे मिलने के लिए मना कर दिया। एक दिन मिन क्यू का असिस्टेंट जिन बाय उससे मिलने उसके घर आया और जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तब मिन क्यू ने उसे होंग के रिसर्च ग्रुप जिसका नाम सेंट मेरियन टीम है उस पर और साथ ही जिया के खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने मिन क्यू को धोखा दिया था। ये सुनकर जिन बाय ने उससे वार्निंग दी कि अगर बाहर के लोगों को मिन क्यू की इस बीमारी के बारे में पता चला तो हो सकता है कि वो उसकी कंपनी पर जो पोजीशन है उसे भी खो दे। लेकिन फिर भी मिन क्यू अपने फैसले पर टिका हुआ था। लेकिन तभी जिन बाय ने अपना इस्तीफा देकर सभी को शॉक में डाल दिया और तब हमें पता चलता है कि जिन बाय असल में जिया का भाई है। बाद में जिन बाय सेंट मेरिया लैब गया और वहाँ के स्टाफ को वो जगह छोड़ने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ जिया पूरी सेफ्टी के साथ मिन क्यू के लिए बिल्कुल साफ खाना बनाती है और रोजाना उसके घर पर आने लगती है। लेकिन मिन क्यू रोजाना जिया के द्वारा बनाए गए खाने को बड़ी ही बेरुखी से फेंक देता है, लेकिन बावजूद इसके जिया ने हार नहीं मानी और उसने मिन क्यू से कहा कि वो रोजाना उसे देखने के लिए आया करेगी। फिर एक रात मिन क्यू सिर्फ जिया के बारे में ही सोच रहा था और जब उसे नींद नहीं आई तो वो घर के बाहर आकर गार्डन में बैठे अपने नौकर के पास आया। मिन क्यू ने उससे पूछा कि क्या तुमने भी कभी मुझसे झूठ बोला है। इस पर उसने जवाब दिया कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने आज तक कभी झूठ न बोला हो। अगले दिन जिया मिन क्यू के घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से एक बच्चा उसके
उसके रास्ते में आ गया, जिस वजह से वो गिर गई और उसके हाथ पर चोट लग गई। फिर कुछ घंटे बीत गए। जब जिया नहीं आई तो मिनक्यू बेचैन हो गया, और क्योंकि जिया सुबह मिनक्यू को देखने नहीं आ पाई थी, इसलिए वो शाम को उसके घर पर आती है। हमेशा की तरह उसने उसके लिए खाना बनाया और जाने लगी, लेकिन तभी मिनक्यू ने उसे रोक लिया और उसने जिया से पूछा कि आखिर उसने ये सब पैसों के लिए ही किया। इस पर जिया उससे मना करती है और बताती है कि उससे मिनक्यू को बहुत कुछ बातें बतानी है। हालांकि मिनक्यू, जो जिया की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो जिया से पूछता है कि उसे बेवकूफ बनाकर और उसे धोखा देकर वो बहुत खुश होगी, और वो गुस्से में ग्लास को फेंकता है जो पूरी तरह से टूट जाता है, और उसकी वजह से जिया के हाथ पर भी चोट लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद कि उसके हाथ से खून बह रहा है, वो चुपचाप उससे माफी मांगती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिनक्यू ने नोटिस किया कि जिया उसके लिए कुछ कॉमिक बुक्स छोड़ कर गई है। कुछ दिनों बाद जिया की एक दोस्त मिनक्यू से मिलने उसके घर पर आती है, और उसने उसे बताया कि वो जल्द ही उसकी लाइफ में मौजूद गिने चुने लोगों को भी खोने वाला है। उसने ये खुलासा किया कि सेंट मॉरिया टीम और जिया, जो कि फिलहाल उसके रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। ये सुनते ही मिनक्यू थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने उसे ऐसा दिखाया जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बाद में मिनक्यू सेंट मारिया टीम के लोगों को देखने के लिए जिया की फ्रेंड के रेस्टोरेंट के बाहर जाता है। उसने उन लोगों को दूर से ही देखा और जिया की फ्रेंड की वो बात याद की कि जल्द ही वो सिर्फ उनकी यादों के सहारे ही अकेला रह जाएगा। और जब वो उन्हें देख रहा था, तभी टीम मेंबर में से एक शख्स ने उसे देख लिया और उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन मिनक्यू उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल गया। फिर घर पहुँचने के बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि अगले 1 घंटे में 70 स्टार्स एक साथ गिरने वाले हैं। वो इस न्यूज को इग्नोर करता हुआ अपना छाता रखने के लिए अंदर जाता है। वहाँ पर उसने इत्री का छाता पड़ा हुआ देखा। जब वो उस छाते के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो छाता जिया ने ही बनाया था, और तभी उसे वो पल याद आने लगता है जब उसने उसी छाते के नीचे जिया को किस किया था। अगले सीन में हम एथी रोबोट को देखते हैं, जो कि मिनक्यू के पास जाने वाली थी क्योंकि मिनक्यू ने उसे 70 स्टार्स दिखाने का वादा किया था। इसके बाद मिनक्यू माउंट वंग मॉय जाकर जिया का वेट करता है। थोड़ी देर बाद जिया वहाँ पर आई और दोनों ने बातें करना शुरू किया। मिनक्यू ने उससे शुरू से सारा सच बताने को कहा और जिया ने बताया कि मिनक्यू शुरू से जिसे रोबोट AG3 समझ रहा था वो दरअसल में जिया ही थी, और उसने बताया कि उसने किसी रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ वो सारा समय बिताया था। ये सुनकर मिनक्यू उन सभी बीते लम्हों को याद करता है जो उसने जिया के साथ ये सोचते हुए बिताए थे कि वो एक रोबोट है, और ये सोचकर वो खुद को बेवकूफ समझ रहा था क्योंकि वो एक इंसान और रोबोट के बीच में फर्क भी नहीं कर पाया। इसके बाद मिनक्यू ने पूछा कि उसने और क्या झूठ बोला है। इस पर जिया ने जवाब दिया कि उसने इसके अलावा कोई और झूठ नहीं बोला, लेकिन हाँ, कई बार उसने खाना और शराब जरूर चुराई थी। इसके बाद मिनक्यू ने जिया से उसका पहला अनुभव पूछा जब वो पहली बार मिनक्यू से एक इंसान के रूप में मिली थी। जिया ने बताया कि उसने पहली बार में तो उसे एक बुरा आदमी समझ लिया था क्योंकि उसने उसके खाने के पैसे नहीं दिए थे। इसके अलावा वो उसे एक साइको भी समझती थी क्योंकि वो उसके रोबोट का बर्थडे सेलिब्रेट करता था और दूसरी निर्जीव चीजों से भी बात करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसे मिनक्यू के साथ हमदर्दी होने लगी और वो उसके खुश रहने की विश भी करने लगी। वो सब कुछ करने लगी जिससे मिनक्यू को खुशी मिलती थी। ये सुनने के बाद मिनक्यू ने जिया को थोड़ा और करीब बिठाया और उसके दिल में छुपी हर बात बताने के लिए कहा। जिया ने कहा कि हर सुबह उसके घर जाते समय वो काफी एक्साइटेड रहती थी और वो मिनक्यू को उस समय की याद दिलाती है जब उसने उसे बताया था कि वो उसका खजाना है और वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। और ये सुनकर उसे ऐसा लगा था कि जैसे मिनक्यू ने उसे प्रपोज कर दिया हो। वो पुरानी बीती कई यादों को भी याद करती है और कहती है कि वो कितनी खुश रहती थी, और ये सब सुनकर मिनक्यू मुस्कुरा रहा था। मिनक्यू फिर उससे पूछता है कि क्या कभी उसे किसी तरह का कोई डर लगा। इस पर जिया हाँ में जवाब देते हुए उसे वो पल याद दिलाती है जब मिनक्यू ने उससे कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बदल भी गया फिर भी तुम मुझे पहचान लोगी। और ये वो वक्त था जब उसे एहसास हुआ था कि मिनक्यू की इस बात का मतलब कितना गहरा है। जिया उससे बताती है कि जब भी वो उसके सिर को सहलाता था तब उसे बहुत अच्छा फील होता था। शुरू में उसे ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी यादी हो गई और उसे इसकी आदत भी हो गई। फिर वो उसे वो समय याद दिलाती है जब उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसने ये सोचा था कि शायद तुम एक इंसान
इंसान होती और उस समय वो उसे बताना चाहती थी कि वो असल में एक इंसान ही है, रोबोट नहीं। ये सब सुनने के बाद मिनक्यू जिया के सिर को फिर से सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अपनी एलर्जी को याद करता हुआ फिर से रुक जाता है। ये देखकर जिया ने अपने हाथों को जैकेट से ढकते हुए मिनक्यू के हाथ को पकड़कर उन्हें उसके सिर पर लगाया और फिर वो उससे ये सारा सच छुपाने के लिए उससे माफी मांगती है। वो उससे सच बताना भी चाहती थी, लेकिन वो उसकी एलर्जी को लेकर थोड़ा डरी हुई थी। ये सुनकर मिनक्यू जिया को किस करने के लिए उसके करीब गया, लेकिन वो फिर से रुक गया। इसके बाद मिनक्यू ने जिया का हाथ छोड़ते हुए उसे उन सभी खूबसूरत यादों के लिए थैंक यू कहा जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाली थी। और मिनक्यू ने कहा कि वो उसकी बाकी की जिंदगी उन्हीं यादों के सहारे ही जिएगा और उसने फैसला किया कि वो फिर से उसके बड़े से घर में अकेला रहेगा, क्योंकि अब वो किसी इंसान को टच नहीं कर सकता। वो जिया से कहता है कि उनका साथ यहीं तक था और उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा कि तभी जिया ने उसे रोक लिया और कहा कि वो एक लौता शख्स था जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। उसने जिया को पहली बार ये महसूस कराया कि प्यार क्या होता है। जिया ने ये भी माना कि उसे मिनक्यू की सख्त जरूरत है और वो उसे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही मिनक्यू उसके पास भाग कर गया और उसे किस कर लिया। अगली सुबह मिनक्यू जिया को एक कॉफी शॉप में ले जाता है और जैसे ही वो लौटता है उसने नोटिस किया कि उसकी एलर्जी फिर से शो हो रही है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में जिया को देखता है वहाँ पर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। फिर वो खुशी खुशी जिया को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो अपने डॉक्टर से मिलता है जो ये दावा करते हैं कि मिनक्यू अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी एलर्जी गायब हो चुकी है, वो कभी भी वापस आ सकती है। इस तरफ लैब में सेंट मारिया टीम का पूरा स्टाफ ये देखकर दुखी हो गया कि A3 वहाँ पर नहीं थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन नाम के एक अमीर और पावरफुल आदमी को इस बात का पता चल गया था कि उन लोगों ने मिनक्यू को किस तरह से बेवकूफ बनाया था, इसलिए उसने उन लोगों को वो रोबोट देने के लिए ब्लैकमेल किया। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो A3 रोबोट का इस्तेमाल सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में करना चाहता था। जब मिनक्यू को A3 के डिस्पैच की खबर मिली तो जल्दी से वो लैब की तरफ भागता हुआ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्टिन A3 को वहाँ से ले जा चुका था। इधर मार्टिन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने AG3 को लॉक किया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया था कि AG3 रोबोट वहाँ पर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम AG3 को सड़कों पर चलते हुए देखते हैं जो फिर से अपने घर जाना चाहती है, लेकिन उसे उसके घर के डायरेक्शन की कोई जानकारी नहीं थी। इस तरफ मिनक्यू जब अपने घर पर लौटा तब एक छोटे से रोबोट ने उसका वेलकम किया जिसका नाम पीटर है। अंदर जाकर मिनक्यू ने नोटिस किया कि जिया और सेंट मारिया टीम उसके लिए खाना बना रही है और लोगों ने उसे बताया कि वो लोग कल वहाँ से जाने वाले हैं और इसलिए उन्होंने आखिरी बार साथ में खाना खाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद खाना खाते समय सभी ने मिनक्यू को इतनी तकलीफ देने के लिए माफी मांगी और बीटल नाम के उस छोटे से रोबोट का जिक्र किया जो उनकी तरफ से मिनक्यू के लिए एक तोहफा है ताकि वो कभी बोर ना हो। और ये सुनकर मिनक्यू थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने उन लोगों से आज रात वहीं पर रुक जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि बाहर बहुत ठंड है और उन लोगों ने भी खुशी खुशी मिनक्यू की बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ A3 मार्टिन की एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वो उसे खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कह रहा था और वो सेंट मारिया टीम की भी एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वो लोग उसे बताते हैं कि वो इंसानों की दोस्त है और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। दोनों वीडियो को देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने मार्टिन की वीडियो को गलत मानते हुए उसे डिलीट कर दिया। इस तरफ मिनक्यू जिया के पास जाता है जो कि एक सोफे पर सो रही थी। वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को प्यार से किस करता है। उस वक्त जिया की नींद खुल गई और उसने पूछा कि क्या हुआ। तब मिनक्यू ने बताया कि वो दुखी है क्योंकि सेंट मारिया टीम ने AG3 को खो दिया। इस पर जिया ने मिनक्यू को हक करते हुए कहा और उसे भरोसा दिलाया कि वो लोग AG3 को ढूंढने की हर संभव कोशिश करेंगे। बाद में मिनक्यू और जिया एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर मिनक्यू एक लेडी से मिला जिसे मैडम एक्स ने भेजा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडम एक्स वो इंसान है जो शुरू से मिनक्यू की मदद कर रही थी। वो लेडी मिनक्यू को बताती है कि मार्टिन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने कई सारे क्राइम्स जैसे मर्डर और फ्रॉड किए हैं, लेकिन उसके खिलाफ कभी भी कोई सबूत नहीं मिले। फिर वो मिनक्यू को मार्टिन के ड्राइवर मिस्टर जंग से कुछ सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स लेने की सलाह देती है जिसकी मदद से वो मार्टिन को क्रिमिनल साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। अगले दिन मिनक्यू और जिन बॉय मिस्टर जंग से एक रेस्टोरेंट में
मिलते हैं। मिनक्यू ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वो उन्हें मार्टिन के खिलाफ सबूत दे देते हैं तो वो उसे सजा दिलवा सकेंगे और पहले की तरह खुशी खुशी रह सकेंगे। मिनक्यू ने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने का वादा भी किया जिससे कि वो सुरक्षित रहेंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर जंग ने उसकी बात मानते हुए जिनबाई को भी रिकॉर्डिंग दे दी जो उसने बाद में पुलिस को सबमिट कर दी। इसी बीच जिया मिनक्यू को बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस तक ले गई जहाँ पर A3 रोबोट की डील होने वाली थी। किस्मत से वो लोग डील के जस्ट पहले वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने वो डील होने से रोक दी। लेकिन जब मिनक्यू को A3 की मिसिंग होने का पता चला तो उसने जल्द से सेंट मारिया टीम को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होने की न्यूज सुनकर काफी गुस्सा हुआ और उसने उसके आदमी को A3 को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालने का आदेश दिया। उसने उस आदमी को धमकी भी दी कि अगर वो A3 को नहीं ढूंढ पाया तो वो उसके पिता को नुकसान पहुंचाएगा। और फिर मार्टिन पुलिस से बचने के लिए वो कंट्री छोड़कर भाग निकला। इस तरफ A3 घर पर नहीं पहुंच पा रही थी तो वो एक बेंच पर बैठे भिखारी के पास बैठ गई। उस भिखारी ने A3 को वहाँ से जाने के लिए कहा लेकिन इसके बाद भी A3 ने उसे काफी अच्छे से बात की और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। और उस दिल के अमीर भिखारी ने A3 को एक बस का टिकट दे दिया ताकि वो अपने घर पर जा सके। वहीं दूसरी तरफ सेंट मारिया टीम सभी CCTV कैमरे की फुटेज चेक कर रही थी ताकि वो A3 को ढूंढ सके। और वहीं मिनक्यू, जिया और मार्टिन के लोग सड़कों पर A3 को सर्च कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मार्टिन के आदमियों ने A3 को एक कंप्यूटर शोरूम में जाते हुए देखा। A3 ने एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए मिनक्यू के घर के डायरेक्शन का पता लगाया और वहाँ से बस में बैठ गई। उसी वक्त मार्टिन के आदमी ने शोरूम के अंदर जाकर उस कंप्यूटर में से पता लगा लिया कि A3 कहाँ पर जा रही है और उसने ये खबर मार्टिन के असिस्टेंट को दे दी। थोड़ी देर बाद A3 ने बस से नीचे उतरकर मिनक्यू के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसी वक्त दो लोग A3 के पास आए जिन्होंने उसे बहुत पसंद किया और उसे घर तक छोड़ देने की रिक्वेस्ट की। लेकिन जैसे ही वो A3 के साथ वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर मार्टिन के लोग पहुँच गए। वो A3 को अपने कब्जे में लेने ही वाले थे कि किस्मत से वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने उन बुरे लोगों को अरेस्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हॉन्ग वहाँ पर पहुँचे और A3 को फिर से सेंट मारिया लैब में लेकर आ गए और उसे वापस देखकर सभी टीम मेंबर्स भी बहुत खुश हुए। बाद में मिनक्यू और जिया घर लौटे और उन्होंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बात करने के बाद जिया ने अपने घर पर जाने की बात कही लेकिन मिनक्यू ने उसे रोकते हुए कहा कि उसे भूख लगी है। फिर जब जिया मिनक्यू के लिए खाना बना रही थी तब उसने जिया को अपने पास खींचकर उसे किस किया और रात को सेंट मारिया टीम के सभी मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने A3 की बाहरी दुनिया में लोगों के साथ की जर्नी को देखा और वो लोग ये देखकर काफी गर्व महसूस करते हैं कि A3 कितनी अच्छी तरह से लोगों से मिली और उनसे बातें की। फिर डॉक्टर हॉन्ग ने उन सभी बातों को बताया कि अब A3 का फेस चेंज करने का समय आ गया है, इसलिए फिर सभी A3 को फाइनल गुड बाय कहते हैं। अगले दिन मिनक्यू मैडम से मिलता है और उसे वो पेन ड्राइव देता है जिसमें मार्टिन की वो वीडियो थी जिसमें वो A3 को खतरनाक हथियार बनाने की बात कर रहा था। फिर उस रात को मिनक्यू ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिससे बाद में कोई भी उसकी इस बीमारी का फायदा नहीं उठा पाएगा। अगले दिन मिनक्यू ने पूरी हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने पहुंच गया जहां पर उसने अपनी एलर्जी के बारे में बताकर सभी को हैरान कर दिया और उसने ये भी दावा किया कि वो अब धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है। इसके अलावा वो अपने बिजनेस के बारे में भी बात करता है और उस रोबोट, अपने असिस्टेंट जिन बॉय और उसके सभी एम्प्लॉयज को थैंक यू कहता है जिन्होंने उसकी हमेशा से मदद की। इसके अलावा उसने ये भी खुलासा किया कि वो AI बेस्ड रोबोट पर इन्वेस्ट करने वाला है जो रोबोट्स लोगों की मदद करेंगे और उसने डॉक्टर हॉन्ग का नाम लेते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी घोषित कर दिया। और जैसे ही उसने ये सारी बातें बताई कि तभी उसकी कंपनी का स्टॉक प्राइस एकदम से आसमान छूने लगा। ये देखकर मिनक्यू काफी खुश हुआ कि आखिरकार सब कुछ सही हो रहा था। फिर उसने जिया को कॉल करके शाम को डेट पर चलने के लिए इनवाइट किया लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था तभी उसने जिन बॉय को नोटिस किया क्योंकि मिनक्यू ने अभी तक उसके रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए जिन बॉय ने एक बार फिर से मिनक्यू को उसे एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर बाद जिया मिनक्यू को बाहर खाना खिलाने ले गई जहाँ पर उसने जिया को उसके भाई की रेजिग्नेशन के बारे में बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे जिन बॉय को रिजाइन देने से रोके, लेकिन जिया के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। फिर उस रात को मिनक्यू घर लौटा और उसने ये बात सेंट मारिया टीम के साथ भी शेयर की। उनमें से एक मेंबर को लगा कि जिन बॉय शायद अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के अंडर में काम करना नहीं चाहता होगा। हालांकि उन
लोगों के पास भी इस बात का कोई हल नहीं था। तो मिनक्यू दुखी होकर अपने रूम में चला गया और उसी रात को जिया अपने भाई और भाभी होंगजू के साथ डिनर कर रही थी और मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपने भाई से ये पूछ लिया कि आखिर वो अपनी जॉब से रिजाइन क्यों दे रहा है। और होंगजू को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी गुस्सा हुई और उसने जिन बाय से अपनी रेजिग्नेशन लेटर फिर से लेने के लिए कह दिया। लेकिन जिन बाय अपना फैसला नहीं बदलना चाहता था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगले दिन उसने मिनक्यू को एक कॉफी शॉप पर बुलाया और अपने रेजिग्नेशन लेटर फिर से लेने की बात कही। मिनक्यू जानता था कि जिन बाय ये अपनी बीवी के दबाव में आकर कर रहा है और इसलिए उसने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया और उससे कहा कि वो जब भी चाहे फिर से अपना मन बदलकर कंपनी में आ सकता है। ये सुनकर जिन बाय काफी ज्यादा भावुक हो गया और उसने रिजाइन ना देने का फैसला किया। फिर हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जब डॉक्टर होंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए एआई रोबोट की पेशकश की। दूसरी तरफ जिन बाय अब मिनक्यू की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका है और ऑफिस के बाद वो अपने परिवार के साथ मिनक्यू से मिलने जाने वाला है। वहीं यो चुल और रियल अब साथ में हैं और वो भी मिनक्यू से मिलने उसके घर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया कुछ बिजनेसमैन को उसके द्वारा बनाए गए लम्प्स की प्रेजेंटेशन दे रही थी और उन लोगों ने जिया के प्रोडक्ट से इम्प्रेस होते हुए उस डील को फाइनल भी कर दिया। और जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई जिया भी जल्दी से मिनक्यू के घर की तरफ निकल पड़ी और उसी रात को हम एक सोल्जर को देखते हैं जो एक कार से नीचे उतरकर मिनक्यू के घर की तरफ आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा जिया ने उसका वेलकम किया और हम देखते हैं कि वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू ही है और वो दोनों काफी लंबे समय के बाद फिर से मिलकर काफी खुश थे। इसके बाद जिया उसे अंदर ले गई जहाँ पर बाकी सभी उसका इंतजार कर रहे थे और इसी प्यार भरी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।